हो मेरे प्यारे सनम, हो मेरे प्यारे बलम। यस, नमस्कार, मैं आपका फिजिक्स टीचर राजीव राज सिंह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बहुत लंबी चौड़ी बातें की थी एक साथ मिलकर, राइट। कल हमने पढ़ा था कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज डालना हो, कुछ और नहीं, समझ रहे मेरी बात। चार्ज डालना हो तो चार्ज डालने के क्या प्रोसेस होते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा यार, ईमानदारी से देखा होगा, तो बहुत सारी डिफरेंस आपको दी गई होगी, ठीक है। तो कई सारे मेथड हमने पढ़ाए थे। फर्स्ट मेथड था बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन में मैंने बताया वहाँ पे एक वर्क फंक्शन, बाउंड एनर्जी आता है, जिसकी वर्क फंक्शन कम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स इजिली जंप कर जाते हैं दूसरे एटम पे, राइट। एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे उतना ही निगेटिव आता है, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहा। फिर उसके बाद हमने बात किया चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हमने पढ़ाया था कि किसी का बिगड़ जाना, किसी का सवर जाना अगर शर्मा जी की बीवी के कारण होता है तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और ये तुम्हारे लाइफ में खूब होते होंगे। जब तुम चुज्जे थे ना, चुज्जे क्लास 6 में 7th में, तो ऐसे ही चले जाते थे। आज देखो या दिस इज द हेयर कट, ऐसे जेल लगा के, चश्मे लगा के, परफ्यूम लगा के चले जाते थे। लेकिन क्लास 6 7 में थे, बगैर नहाए चड्डी में ही चले जाते थे। तो ये चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि क्लास में लड़कियां बढ़ती चली गई, वो संवरने लगी तो तुम भी संवरने लगे। तो ये तुम्हारे लाइफ का इंडक्शन था। तो यहाँ हमने चार्ज इंडक्शन की बात किया था नहीं किया था? बिल्कुल। उसके बाद हमने बात की थी चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है? चार्ज शेयर होता है, ठीक है। जैसे आप देखो ना, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर एक फादर के पास 3 बेटे हैं, 3 सुपुत्र हैं, उसमें कोई कुपुत्र भी हो सकता है, बट मान लेते हैं कि 3 सुपुत्र हैं। अगर उस फादर की टोटल इनकम कितनी 40 लाख, तो क्या होते थे? चार्जेस शेयर होते थे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो उसी प्रकार कुछ ऐसा ही था कंडक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताऊं मैं तुम्हें, कि जो मैंने डीपीपी डाला है, वो डीपीपी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मेरे वीडियो को देखने के बाद उस डीपीपी को सोल्व जरूर से जरूर करना। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो मेरे मालिक, आप मोस्ट वेलकम हैं। आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए कि सर ये डाउट नहीं सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये मेरा डाउट है। तो हर समस्या का समाधान होता है, हम दोनों मिलके उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्या चाहते हो, आज पढ़ना है नहीं पढ़ना है? क्या आगे बढ़ा जाए? चलो तो आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। कल भी इंटरेस्टिंग ही था। तो आज अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। उसके बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या रेडी हैं आप? आर यू एग्री? यस। सो सी, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेरे रामू, मेरे बच्चों, फर्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। गजब। क्या होगा? बोलो यार। इस तरह से चुज्जे बन के कब तक जियोगे? कूलम्ब्स लॉ। और सुनो, तो मैं ले चलता हूं फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? चार्जेस, like charges repel to each other, unlike charges attract to each other. It means सेम वाले में नफरत और अपोजिट वाले में मोहब्बत। अरे सेम वाले में क्या होती है? नफरत। एंड अपोजिट वाले में मोहब्बत। प्लस माइनस एक दूसरे को मोहब्बत करेंगे, जबकि प्लस प्लस एक दूसरे से नफरत करेंगे, ठीक है। तो कितना, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 2 चार्ज है, एक है 2 कूलम, एक है 3 कूलम। पहली बात, ये दोनों नफरत करेंगे या मोहब्बत करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये नफरत करेंगे। अच्छा जी, अब चार्ज ले लेता हूं। एक है 2 कूलम और एक है 5 कूलम। ये दोनों क्या करेंगे? जवाब फिर से वही, सर ये नफरत करेंगे। अच्छा, मेरा सेकेंड क्वेश्चन, अगर दोनों नफरत करेंगे तो किसका नफरत ज्यादा है? किसकी नफरत ज्यादा है, फर्स्ट वाले की या सेकेंड वाले की? अब ये तो नहीं बता पाओगे पप्पू तुम। क्यों? अरे पप्पू मीन्स पप्पू, नॉट राहुल गांधी, प्लीज।
तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि किस चार्जेस के बीच में कितनी नफरत होगी, कितनी मोहब्बत होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इन सभी चीजों को बताने के लिए हमारे पास एक लॉ है, उसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ऐसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कूलम्ब्स किसी साइंटिस्ट का टाइटल है या नेम है, उसने इस लॉ को दिया था, इसलिए हमने बोला कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, तो मैं लिखता हूं यहां पे, देखें, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस follow these points। पहली बात समझ रहे क्या? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस फ्लो दिस पॉइंट्स। अच्छा, उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहां देख लो यार पप्पू, हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, मान लो यहां पे एक चार्ज है क्या? Q1, और यहां पे एक चार्ज है क्या? Q2। अच्छा, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। अब मान लो कि दोनों अगर सेम नेचर के हैं, मान लो कि दोनों सेम नेचर के हैं, तो क्या होगा? नफरत होगा नहीं होगा? अच्छा, तो ये इस पे नफरत इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा और ये इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। मान लो ये फोर्स F है और ये फोर्स भी F होगा या नहीं होगा? तो कूलम्ब्स ने कहा कि ये जो फोर्स होगा दो चार्जों के बीच में, वो कुछ पॉइंट्स को फ्लो करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? या सी, फर्स्ट पॉइंट, फोर्स बिटवीन चार्जेस directly proportional to product of charge और charges। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, मान लिया हमने भी। सेकेंड पॉइंट, फोर्स बिटवीन चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां लिख रहा हूं मेरे बच्चों, देखते जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो भी फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में, वो स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात सेकंड हो गई, समझ गए? अच्छा, इट मीन्स ये बता रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिस तरह से दूर जाने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, उसी तरह दो चार्ज के बीच की दूरियां अगर बढ़ाओगे तो उसके जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा जी, अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, दोनों को क्या करो? कंबाइन कर दो। तो यहां मैं लिखता जाता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। अच्छा, जब इस सिंबल को आप हटाओगे, आप शायद इस सिंबल के बारे में जानते हैं, यह कहलाती है सिंबल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। जब इस सिंबल को आप हटाओगे तो इसके जगह पे छोटा सा एक नमूना डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। सो ये हो गया K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो मेरे बच्चों,
दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर, जहां पे K क्या है, कांस्टेंट। क्या मैं इधर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, K क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, अब बात यह है कि K को कैसे फाइंड करते हैं। तो K के कई सारे फॉर्मूले हैं। पहले देखो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पे इसको इरेज करो। अगर आप इसकी SI यूनिट में बात करोगे, इसमें SI यूनिट, इन SI यूनिट इसका जो, और SI सिस्टम, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको अपने माइंड में, अपने टिप्स पे आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। सो K इतना हो गया। अगर हम इसी चीज को CGS में बात करें, क्या CGS सिस्टम जानते हो? सो K हो जाएगा 1। समझ गए मेरी बात को? अच्छा जी, सो ये ऑल अबाउट K के बारे में हमने बात किया। K क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। किसमें, SI सिस्टम में। CGS सिस्टम में कितनी है, 1 है। अब हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो यहां देखें, यूनिट ऑफ K। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी यूनिट को आप रटो मत, समझो कि कैसे हम फाइंड करते हैं। बोर्ड वाले चूजे क्या करते हैं, वो रट जाते हैं। क्या यूनिट इज दिस दिस दिस। अरे जमुरे कितने रटोगे, गर्लफ्रेंड के नाम तो रट नहीं पाए। सो यहां देखो, पहले लिख दो फोर्स इक्वल टू क्या, अरे फोर्स इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब फटाफट लिखते चलो। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। K का यूनिट नहीं मान लो। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, चार्ज। ये भी क्या है, चार्ज। सो चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का होता है कुलम और कुलम। सो कुलम इंटू व्हाट, कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर। डन बड़ी? ओके, शायद उधर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दो। क्या दिखाई दे रहा है, आई थिंक थोड़ा सा। हाँ, अब शायद यूनिट ऑफ के अब अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, देना चाहिए यार, ऐसे कैसे नहीं देगा। देख लो अब आई थिंक सी। सो इसका तो ये हो गया K कुलम स्क्वायर, और ये क्या डिस्टेंस, सो मीटर स्क्वायर। सो यहां से अगर मैं K निकालूं तो K का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुलम स्क्वायर। समझ रहे हो? अच्छा, अब इसकी डायमेंशन की बात कर सकते हो क्या तुम? डायमेंशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? न्यूटन का डायमेंशन, न्यूटन का MLT-2 न्यूटन। ये चार्ज है, सॉरी मीटर है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अरे यार ये चार्ज है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्ज का डायमेंशन बताया था, क्या, AT का मतलब कुछ और भी होता है, बट वो यहां नहीं। अब यहां से यहां सोल्व करते जाओ तो क्या हो जाएगा, ML3, ये A-1 एंड T-3, क्योंकि ये T ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी -2 और -1 -3, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ K। क्या K के बारे में आप जान चुके हैं? बिल्कुल आप जान चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुलम स्क्वायर। समझ रहे हो? डायमेंशन क्या होती है, तो ये वाली बात है। अब हम दूसरी टर्म की बात करते हैं। क्या इसको मैं इरेज कर दूं? तो यहाँ पे एक और टर्म था जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, राइट। इसकी वैल्यू, इसको और भी नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो K की वैल्यू अगर मालूम है तो मैं आप पे छोड़ता हूं, घर पे एक बार कैलकुलेट करना। इसकी वैल्यू आएगी 8.85 10⁻12
कहोगे क्या सर इसको भी याद करना है? बिल्कुल इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी आप फाइंड कर सकते हो, इसकी एप्सिलॉन की एसआई यूनिट। सो यूनिट ऑफ सी यूनिट ऑफ एस सॉरी ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे अभी बता रहा हूं, रटना बिल्कुल नहीं है। सो k इज इक्वल टू हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यूनिट ऑफ के हमने पढ़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। जब हमने ये पढ़ लिया तो देखो क्या ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं, तो डायरेक्ट लिख देता हूं। सो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब समझ लीजिए आप चीजों को। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12। इसका यूनिट हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, तो इसका यूनिट जो है के जस्ट रिवर्स है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या इसकी डायमेंशन लिख सकते हो? ऑफ कोर्स इसकी डायमेंशन जो होगा वो के डायमेंशन का जस्ट रिवर्स होगा। तो आप खुद देखो ना, डायमेंशन ऑफ दिस हो जाएगा मेरे मुन्ना फटाफट कूलम स्क्वायर 8t। अच्छा वहां पे मिस्टेक तुमने किए होगे, a स्क्वायर t स्क्वायर शुड भी, क्योंकि हम कूलम स्क्वायर ले रहे हैं, डिवाइडेड ml t-2 इंटू एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड ml t-2 एल स्क्वायर। सॉल्व फटाफट, a स्क्वायर t स्क्वायर m-1 l-3 and t-2 become +2, राइट। सो ये हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। तो वहां पे हमने एक मिस्टेक किया, के की डायमेंशन में थोड़ा सा चूक हुई, थोड़ी सी गलतियां हुई, क्षमा चाहूंगा आपसे मैं। सो फिर से मैं लिख देता हूं, क्या इसको रेज कर दूं ना, ठीक है। डायमेंशन ऑफ के जो होगा फिर से मैं लिख देता हूं, इसका रिवर्स हो जाएगा m1 l3 a-2 एंड t-4। सो ये डायमेंशन वहां पे होना चाहिए, थोड़ी सी गलतियां हुई वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया, चले आगे, ओके। तो दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। कोई दिक्कत नहीं है। तब हम ये बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। सी लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे लगा कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब सुनो, पहली बात हमने डेफिनेशन में बताया था कि पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, किसकी? पॉइंट चार्ज। सो फर्स्ट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर दूसरी पॉइंट में बात करूं, चार्जेस कैसा होना चाहिए? चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। अगर कोई मूविंग चार्ज भी है तो उस पर हम फोर्स लगाते हैं ये मानते हुए कि इंस्टेंटली वो किसमें है? रेस्ट में है। तो ये कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन है। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं? हितों को अब सुनो, क्या आगे चले। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो फोर्स है उसकी भी कुछ पॉइंट्स होंगे। सो पॉइंट्स ऑफ कोलंबियन फोर्स। अच्छा, जो फोर्स आपने फाइंड किया है उसको हम कोलंबियन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। सो पॉइंट्स ऑफ कोलंबियन फोर्स। अच्छा,
पॉइंट्स ऑफ कोलंबियन फोर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, फटाफट सुनते जाओ, देखते जाओ। अब सोचते चलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कोलंबियन फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, नफरत और मोहब्बत। दूसरी बात, एफ जो होगा, हमने पढ़ा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो एफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं मेरे प्यारे बच्चों, इधर फोर्स लेता हूं और इधर मैं डिस्टेंस लेता हूं, तो चलो इतना तो आपको मालूम होगा कि ये ग्राफ जो हो गया वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका शॉर्ट ट्रिक, आर इक्वल टू क्या डालोगे, 0, एफ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आर इक्वल टू डाल दो इन्फिनिटी, सो एफ क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स जब आर कहीं यहां पे होगा तो फोर्स काफी लार्ज होगा। यार ग्राफ प्लॉट करने तो आता है ना। ये क्या है, फोर्स एक्सिस है। फोर्स की जितनी वैल्यू होगी उसको हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां देखो आर की जितनी वैल्यू होगी उसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर की वैल्यू मिनिमम तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, बोलना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलता यार, बोलना पड़ता है। सो आर की वैल्यू मिनिमम तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, एंड आर की वैल्यू मैक्सिमम, फोर्स की वैल्यू मिनिमम। तो जब आर कहीं यहां पे होगा तो फोर्स कहीं यहां पे होगा। अच्छा, जब आर कहीं यहां पे होगा तो फोर्स कहीं यहां पे हो जाएगा। इट मीन से ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। समझो मेरी बातों को। जब आर मिनिमम फोर्स मैक्सिमम, जब आर मैक्सिमम फोर्स मिनिमम। देखो जब आर मैक्सिमम है, सॉरी देखो यार, चलो कोई नहीं चलेगा, इसको ऐसे करने में क्या दिक्कत है। जब 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 मेरे दोस्त आर मैक्सिमम हुआ तो फोर्स क्या हो गया, मिनिमम। एंड जब देखो आर मिनिमम था तो फोर्स क्या थी, मैक्सिमम थी। दिस इज द, सो ये हो गया ग्राफ। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलंबियन फोर्स, इसका रेंज जो होता है काफी वाइड होता है। बट जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे ये फोर्स रैपिडली घटना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक बना चुके हैं आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में यहां लिख देता हूं, सेकेंड पॉइंट में ही, कोलंबियन फोर्स extend up to large distance, अच्छा, but its magnitude, see, but its magnitude decreases rapidly on increasing distance। तो तुम यहां पे मेरे साथ नोट्स भी तैयार करो ताकि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स आपको आ पाए। जस्ट थोड़ी देर होल्ड करो, कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं थोड़ा सा सॉल्व आउट करता हूं। सो ये सेकेंड पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है। कोलंबियन फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है और नेचर में कंजर्वेटिव होता है। तो मैं यहां लिखता हूं, इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव इन नेचर। अब क्वेश्चन ये है कि सर कंजर्वेटिव का क्या मतलब है। तो मेरे दोस्त ये सब बातें हम 11th में बल्क पावर एनर्जी में कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसका वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और उसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से मैं लिखता जाता हूं, इट मीन्स its work will be independent, okay, independent from path, and we can apply कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन है कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो मेरे दोस्त कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी 11th में पढ़ाया गया होगा वर्क पावर एनर्जी में, फिर भी मैं लिख देता हूं सिस्टम का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वही सिस्टम का फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट और ये जो फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो कई सारी न्यूमेरिकल्स में जहां पे मान लो कि क्वेश्चन 7 to 8 लाइंस में होने वाला है उसको हम 2 लाइन में सोल्व कर लेंगे। बट ये सभी पॉइंट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए थर्ड एंड फोर्थ, आई थिंक दिस इज द सेकेंड। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नंबर तो याद नहीं अपने को कौन सा पॉइंट चल रहा है, इसलिए आप याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस independent from presence of surrounding charges, यही लिख दो, surrounding charges। ओके इसका मतलब क्या हुआ, अब समझना यार इसका मतलब क्या हुआ। तुम सच्ची मोहब्बत जानते हो क्या? सच्ची मोहब्बत का डेफिनेशन क्या होता है? सच्ची मोहब्बत का डेफिनेशन होता है कि वो लोग जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं और उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, दुनिया में कितनी ब्यूटीफुल आई कितनी ब्यूटीफुल गई डजंट मैटर, ठीक है, उसको हम सच्ची प्यार बोलते हैं। उसमें एक दूसरे को दुनिया का सबसे वंडरफुल पीपल लगता है। उसी प्रकार कुछ कंसेप्ट उसी तरह यहाँ भी है। मानो देखो समझो वरना चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज क्या है? Q2 है। मैं मानता हूं कि इसने उस पे फोर्स लगाया F और उसने इस पे फोर्स लगाया F। यार समझो ना यार, ये दो चार्ज है नहीं है? इसने उस पे फोर्स लगाया ये और उसने इस पे फोर्स लगाया ये। क्या सराउंडिंग में कोई और चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है? तो कहोगे नहीं सर। अच्छा, सुनो देखते जाओ बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट केस, सेम चार्ज Q1 और Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q3। क्या यहाँ पे कितने चार्जेस हैं? 3 चार्ज, Q1, Q2, Q3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स होगा? मैं मान लेता हूं F डैश और F डैश दिखाई दे रहा है, ओके। मैं मान लेता हूं कि इस पे चार्ज है F डैश, सॉरी फोर्स है F डैश और इस पे भी F डैश है। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या ये F डैश जो होगा वो F के इक्वल होगा? क्यों?
क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डजंट डिपेंड ऑन सराउंडिंग चार्जेस। इट मीन्स मोहब्बत मेरी कभी तेरे से कम ना होगी, दुनिया में चाहे गम जितना हो मेरे मोहब्बत में कभी सितम ना होगी। वही कहानी यहाँ है, देखो ना यार, ये दोनों कितने लगा रहे थे, फोर्स F लगा रहे थे, ये Q3 आ गया तो मैं मान लिया F' लगा दिया, लेकिन इस पॉइंट के अनुसार ये F' होगा, F के इक्वल होगा, मेरी मोहब्बत कभी कम ना होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो इरेज कर दो, थैंक यू। अब बातें कुछ आगे बढ़ाई जाए। हाँ, पहले नेक्स्ट पॉइंट, कोलंबियन फोर्स जो होता है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। कोलंबियन फोर्स ऑलवेज, कोलंबियन फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining। ओके, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना, देखो मगर प्यार से। यहां पे चार्ज है Q1 और यहां पे चार्ज है Q2। तो मैं 3-4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट, इस पे फोर्स ये लाइन ज्वाइनिंग है, Q2 ने इस पे फोर्स F लगाया और इसने भी इस पे F लगाया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया आपके लिए। Q1 Q2, इसने इस पे F लगाया और इसने भी इस पे F लगाया, कुछ इस तरह से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये Q1 और ये Q2, इसने इस पे इधर की तरफ F लगा दिया और इसने इस पे इधर की तरफ F लगा दिया। फोर्थ पॉइंट, Q1 Q2, इसने इस पे इधर की तरफ F लगा दिया, इसने इस पे इधर की तरफ F लगा दिया। समझो चीजों को। For Coulombian force between charges always act along the line joining। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। कितने ऑप्शंस दिए गए हैं? 4 ऑप्शन। सी क्वेश्चंस ये है कि विच वन द करेक्ट डायग्राम, विच वन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सो सुनो, क्या ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग का अलॉन्ग है? नहीं है, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग से थोड़ा सा हटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए ये सही है गलत? गलत। ये वाला चेक करो, हाँ ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग है, या ये सही है? अरे 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 इधर आओ, ये क्या सही है गलत? फटाफट गलत। ये क्या सही है गलत? गलत। क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग का अलॉन्ग नहीं है, ये इधर नहीं है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है। तो लाइन ज्वाइनिंग का अलॉन्ग है क्या? नहीं है ना। तो क्या गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था, जितनी सारी हमने बातें की, एक कोलंबियन फोर्स की बारे में हमने बात किया। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और लेता हूं मैं, उसके बाद अपन चलेंगे किसमें, अपन चलेंगे उसके बाद, देखते हैं। आइए, छोटा सा पॉइंट स्टार मार्क करके, F इज इक्वल टू, हमने प्लॉट किया कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब मान लो, दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको बना देता हूँ, एक सुंदर सा सुशील डायग्राम। ये Q1, ये Q2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस R। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं Q1 और Q2 को कांस्टेंट रखूं, क्वेश्चन क्या है? Q1 और Q2 को कांस्टेंट रखूं और R को चेंज करता जाऊं, तो क्या ग्राफ होगा? व्हाट विल बी ग्राफ बिटवीन F एंड 1 बाई आर स्क्वायर। तो 2 ग्राफ हमने प्लॉट किया है। एक ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये वाला ग्राफ। सी F वर्सेस R वाला ग्राफ मैंने बता रखा है ऑलरेडी, और वो किस कैसा आया था? ऐसा आया था। इधर की तरफ F था, इधर की तरफ R था। अब सेकेंड ग्राफ में पूछता हूं आपसे, F वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर, ये वाला ग्राफ कैसा होगा? इट मीन्स यहां पे क्या करना है? 1 बाई आर स्क्वायर को x मानना है।
तो इस फॉर्मूला को उठाओ फिर से उसको उठाओ, तो क्या ये प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बताया चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हम चार्जेस को चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या ये कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया m इंटू 1/r²। समझ रहे हो मेरी बात? अब 1/r² को क्या मानना है, x, इसको क्या मानना है, y। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, y = mx। क्या ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा है? देखो यार, मिड लेवल के स्टूडेंट हो, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा यार, ठीक है। ऑलरेडी मैं अपनी लेवल को डिक्रीज करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम नीट वाले हो, इसलिए समझ रहे हो। तो सुनो, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y = mx, और बाकी में कुछ जाना पहचाना सा है। जब ये जाना पहचाना सा है तो आप बताओ कौन सा ग्राफ होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर की तरफ फोर्स होगा और इधर क्या होगा, r²? नहीं, इधर होगा 1/r², क्योंकि 1/r² को आपने x माना है। तो ग्राफ हो गया y = mx, ये हो गया m। और m क्या होता है, तो देख लो, m जो होगा, स्लोप जो होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ k q1 q2 होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक बार CBSE बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। दो चार्ज के पेयर दिए गए थे और पूछा गया था कि बताओ इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ फर्स्ट पेयर के लिए है, कौन सा ग्राफ सेकेंड पेयर के लिए है। घबराओ मत, उस क्वेश्चन को अपन करेंगे, बट पहले यहां तक देख लो। किसी को समझ में नहीं आया तो नोट करो, मुझे कमेंट कर देना वहां पे, ठीक है। आगे चले, ओके। अब सुनो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपन बात करेंगे दो चार्जेस के बीच के फोर्स हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लें जो आप चाहते हो, लॉलीपॉप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी, तुमने हमको चाहा। मान लो पेयर, फर्स्ट पेयर 1 2 कूलम एंड 3 कूलम चार्ज है। पेयर 2 2 कूलम एंड 1 कूलम चार्ज है, और ये ऐसा ग्राफ खींचा गया है। ये है 1/r² और ये है फोर्स। ये ग्राफ असंति के लिए, मतलब फर्स्ट पेयर के लिए, और मैं नहीं कह रहा भाई, क्यों कहूंगा, तुम बताओगे। सुनो, हमारे पास कितने ग्राफ हो गए, 2 ग्राफ हो गए। अब आपको बताना है कि विच ग्राफ विल रिप्रेजेंट फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर। मान लो ये असंति और ये बसंती। सो फाइंड विच ग्राफ, find graph corresponding to पेयर। अच्छा, पेयर के अनुसार ग्राफ को बताओ। इस मीन्स ये बताना है, मान लो सपोज दैट ए जो है फर्स्ट पेयर का ग्राफ है, तो बोलेंगे ए रिप्रेजेंट फर्स्ट पेयर, बी रिप्रेजेंट सेकेंड पेयर। तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा ग्राफ किस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या करना है, फाइंड करना है कौन सा ग्राफ किस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे फाइंड करोगे, फटाफट देखो। क्या स्लोप जानते हो ना, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड दिस इज θ1, दिस इज θ2। अब मुझे ये बताओ which one is greater। सुना, देखो मैं लिखता हूं tan θ1, ओके, tan θ1 and this is the tan θ2. Which one is greater? Tell me, कौन सा ग्रेटर है। सो अब देखो tan θ2 जो है, यहां देख लो ना, tan θ2 greater than tan θ1. It means m2 greater than m1. अब यहां पे थोड़ा सा काम करो। m क्या पढ़ा हमने, k q1 q2/r2। सो मैं लिखता हूं सी k जो भी होगा सेकेंड पेयर। अच्छा, थोड़ी देर होल्ड करो, छोड़ो, वहां मत जाओ। अब सेकेंड ग्राफ का स्लोप ज्यादा है फर्स्ट ग्राफ से,
अब 7 इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे m इक्वल टू k q1 q2। अब आप फर्स्ट पेयर के लिए भी फाइंड कर लो, सेकंड पेयर के लिए भी फाइंड कर लो। फॉर फर्स्ट पेयर, फॉर पेयर फर्स्ट क्या था, k चार्ज कितने थे, 2 इंटू 3, तो यह आ रहा है 6k। ओके, फॉर सेकेंड पेयर, फॉर सेकेंड पेयर क्या आ रहा है, k इंटू 2 इंटू आई थिंक 5, तो यह कितना आ रहा है 10k। अब मुझे बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, सेकेंड पेयर का। इट मीन्स ये वाला जो होगा b जो होगा सेकेंड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पेयर को। तो मैं यहां लिख देता हूं b जो होगा सेकेंड पेयर, ओके, और a जो होगा वो फर्स्ट पेयर होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था, तो हो सकता है कि वो आगे भी पूछ दे। पहली बात यहां तक क्लियर, किसी की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मैं इरेज करता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ओके, जस्ट होल्ड 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 होल्ड। सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली कहानी हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन, सी सम ऑफ, जब पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं क्या, फिर मैं पढ़ता हूं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है, सम ऑफ 2 चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। से यहाँ पे ये चीजें ध्यान देनी है, सम ऑफ 2 चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम एंड दे केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एंड फोर्स बिटवीन देम इज 1 न्यूटन। यहां देखो, फोर्स बिटवीन देम इज 1 न्यूटन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। मतलब क्या है कि हमारे पास 2 चार्ज है, मान लो एक है Q1 और एक है Q2। Q1 और Q2 का जो सम है वो कितना है, 7 माइक्रोकूलम है। तो Q1 हो सकता है 2 हो, Q2 हो सकता है 5 हो, Q1 हो सकता है 3 हो, Q2 हो सकता है 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन दिया गया है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और फोर्स जो है दोनों के बीच में 1 न्यूटन का है। तो वो चार्ज बताओ क्या होगा। तो अगर देखोगे ना, काफी आसान क्वेश्चन है और ये भी 2 मार्क्स के आपके सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ाता हूं चीजों को, देखते जाइए। सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ओके। सो अगर अपन सॉल्यूशन पे आते हैं तो मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 चार्ज हैं, Q1 और अनदर चार्ज है Q2। ये उसके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.3 मीटर। तो पहली बात, Q1 प्लस Q2 कितना, 7 माइक्रोकूलम, बाद में लगा लेंगे। तो Q1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस Q2। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, फोर्स कितना है दोनों के बीच में, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या सर लो। ये फोर्स कितना, 1 न्यूटन, K कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। डिस्टेंस, अब यहां आ जाओ, सॉरी चार्ज, Q1 कितना आ गया, 7 माइनस Q2। अच्छा सुनो, इन दोनों का सम कितना आ रहा, माइक्रोकूलम में आ रहा है। इट मीन्स Q1 भी माइक्रोकूलम में होगा, Q2 भी माइक्रोकूलम में होगा, और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। सो Q1 हो गया 7 माइनस 2 माइक्रोकूलम। सेम अगला वैल्यू क्या है, Q2 का, तो Q2 का एज इट इज, और Q2 भी माइक्रो में 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे 0.3 मीटर। सो 0.3 का होल स्क्वायर, क्या ऐसे अपन कर सकते हैं? अरे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते चलो। सो यहां से हो गया F1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर कितना रहा यहां से, -12। देखो ना यहां से -12 और -9, 10 टू द पावर -3। बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व करो,
तो ये आ रहा है 0.09। ओके, अब इन चीजों को मैं रिप्लेस करता हूं फटाफट। तो ये हो जाएगा, यहां देखते जाओ 0.09। क्या मैं इसको इस साइड भेज दूं तो लिख सकता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 2, सॉरी, क्योंकि 0.09 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये कितना बचा? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 7Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। क्या ये छमाछम हो जाएगा? जब ये इधर आएगा तो ये जाएगा 10 इज इक्वल टू 7Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। यहां तो समझ में आ गया। अब चेंज कर लो, Q2 स्क्वायर माइनस 7Q2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अरे यार, ये तो मैथ का इक्वेशन हो गया। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया? ये मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या अपने को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है? बीच वाले टर्म को तोड़ कर सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या मैं इसको सोल्व करूंगा तो लिख सकता हूं Q2 स्क्वायर माइनस 5Q2 माइनस 2Q2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ना यार, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? दोनों का सम -7 आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। सो फाइनली A और C का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10Q स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 10Q2 स्क्वायर आ रहा है। इसको सोल्व करो, Q2 कॉमन, क्या बचा? Q2 माइनस 5, यहाँ एज इट इज Q2 माइनस 5, यहाँ क्या आएगा? -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां सोल्व करते जाओ तो Q2 माइनस 2 आ गया इंटू Q2 माइनस 5। तो आप यार चूजे तो हो नहीं कि मैं एक एक करके बताऊं, डायरेक्टली लिखता जाता हूं। Q2 जो होगा या तो 2 माइक्रोकूलम होगा या और Q2 जो होगा 5 माइक्रोकूलम होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि सर यहाँ पे हर एक चार्ज की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो Q2 2 होगा या Q2 5 होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं Q1 के लिए। जब Q2 2 होगा उस समय Q1 कितना होगा? तो देखो ना, Q1 इसका हमने कहीं लिखा था 7 माइनस, हमने लिखा था ना 7 माइनस Q2। सो 7 माइनस 2 यानी कि 5 माइक्रोकूलम। एंड जब Q2 5 माइक्रोकूलम होगा उस समय Q1 जो हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम होगा। तो इस तरह से हमने दोनों चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लिया। आइदर Q2 जो होगा 2 होगा, Q1 5 होगा, Q2 जो होगा 5 होगा तो Q1 2 होगा। तो ये दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज की वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।